नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है। तो रोजाना मेरे साथ में मंडे से सैटरडे आप जुड़ सकते हैं 12:30 बजे। आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो आपका 53वें नंबर का रहने वाला है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले सर ने 52 करा दिए होंगे। तो अगर आप 52 नहीं देखे हैं तो आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, जिससे आपका जीके और जीएस जो है वो और अच्छे से इंप्रूव हो पाए। क्योंकि अगर आप आज जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पे चीजों को सीखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे आंसर निकालने की बात करेंगे तो आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी, जिनसे आपके आंसर खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस को करते हैं, हमारे आंसर खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने आज क्लास में जुड़े हो तो पहले वाली क्लासेस को भी देखना बहुत जरूरी बन जाता है, जहां से आप जीके और जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस दी जाती हैं, केवल आपको जीके जीएस की क्लासेस नहीं दी जाती। आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी जुड़ सकते हो, आप 11:30 बजे जुड़ सकते हो मैथ्स के लिए, आप 12:30 बजे जीके और जीएस के लिए जुड़ सकते हो, और शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे हमने पूरी तरीके से यूपीएसआई को टारगेट किया है, यूपीएसआई को पढ़ाने की बात की है। और आपने अगर ये प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आपके नंबर आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, आपके वर्दी पाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों के द्वारा एक बैच भी लॉन्च किया गया है, और वो बैच कौन सा है? वो है चाणक्य 2.0 बैच। चाणक्य की सफलता के बाद में हमने यहाँ पे 2.0 बैच लॉन्च किया, और यहाँ पे लिमिटेड सीटों के होने के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये लिमिटेड सीट आपको मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इसका जो प्राइस है वो है 99 रुपए। तो 99 रुपए में आप यहाँ पे एक बैच खरीद सकते हैं, जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको एक जॉब भी प्रोवाइड कराएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, इसमें आपको डाउट सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें आपको जो लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड बेस पे भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और यहाँ नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगे, जिससे आप पढ़ पाएंगे, आप खुद समझ पाएंगे कि हमारे लिए ये बैच बहुत खास है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपने लगता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो आप डेमो में जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है बाईएससी ऐप। बाईएससी ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी बैच आपको परचेज करना है, वहां पर जाके आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं और कैसा कंटेंट है। वो कंटेंट इतना बेस्ट है कि आप खुद कह पाएंगे कि हमें ये बैच चाहिए, हमें इस बैच की बहुत जरूरत है। इसी वजह से कह रहा हूं कि 99 में अगर ये बैच आपको मिल रहा है तो अभी मौका है, अभी फोन उठाइए, अभी डाउनलोड करिए बाईएससी ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद में एक बैच जो कि आपको 99 में मिल रहा है, तो आप उसे अभी खरीदिए, जबकि मौका आपके पास में आज है। ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। तो ऑफर को पाने के लिए, वो कहते ना, मौके पे चौका मारना, तो मौके पे चौका मार लो। उसके बाद इसकी रेट जो है सामने दिख रही होगी, ये 599, ये 599 हो जाएगी। तो जब तक 599 नहीं हो रही, तो आज आपके पास मौका है, खरीद लिए। खरीदने के बाद में आपको यहाँ पे पढ़ना है, फिर आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, और हमारे साथ यूट्यूब पे भी चाणक्य की सीरीज में जुड़कर यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है। और जो साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, शशि यादव, स्माइल गर्ल, यूपी प्लस, अलॉन गर्ल, सभी को वही गुड आफ्टरनून। और आपको जुड़कर अब हमारे साथ में प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस में आपको यह भी ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे जुड़कर सभी के आंसर भी देने हैं, कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी देने हैं, जिससे आपका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है, आप यहाँ पे कितना सीख रहे हैं, आपका फीडबैक क्या है, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, इन चीजों को समझ पाएंगे हम। इसी वजह से कहते हैं कमेंट में भी जुड़िएगा, इन्वॉल्व रहिएगा, क्यूरियोसिटी जगेगी, क्यूरियोसिटी जगेगी तो खत्म भी होगी। इसी वजह से, क्योंकि जब तक आपको आंसर मिलेगा तब तक आप अपनी क्यूरियोसिटी को जगा चुके होगे और उसे खत्म भी कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जान नमस्ते, जान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसी के साथ में यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे आप देख पा रहे होगे कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, और उपराष्ट्रपति के जब चुनाव हुए हैं तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनको वोट दिया गया है। यानी आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इनके लिए निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य यहां पे शामिल होंगे। दूसरा, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये चुनकर आए हैं, जिनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन।
क्या नाम है इनका? सीपी राधाकृष्णन। तो अब इनके चुनाव की बात की जा रही है, तो इनके चुनाव को ही समझते हैं कि क्या कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जा रही है, उनका निर्वाचक मंडल है, तो उसमें कौन शामिल होता है आपको यह बताना है। आपको यहां पे आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून अनामिका मीणा जान का आंसर आ चुका है डी। दिव्या पाठक का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और यहां पे आंसर आ चुका है अनामिका का भी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब हम यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, जब यहाँ पे हम भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, तो याद रखना ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी संसद के सदस्य शामिल होते हैं, जहां पे आपके राज्यसभा होगी और जहां पे आपके लोकसभा के सदस्य होंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ में हैं वो यहां पे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहां पे संसद के सदस्य शामिल होते हैं, जैसे कि आपके प्रधानमंत्री मोदी। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 73 तक का जो आर्टिकल है वो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो जल्दी से बताइएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित कौन सा आपका आर्टिकल होगा। तो यहां पे उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल नंबर पता चल चुके हैं, तो निर्वाचक मंडल से संबंधित आर्टिकल कौन सा होगा? यानी उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, जो हम संसद के दोनों सदन की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर निर्वाचक मंडल की बात करता है? जल्दी से बताइएगा। स्माइल गर्ल का भी बिल्कुल सही है, डी आंसर है। अलोन गर्ल नमस्ते। स्माइल गर्ल का भी आंसर आ चुका है, अलोन गर्ल ने भी आंसर दे दिया है, जान का भी, सभी का आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत में किडनी के स्टोन जो होती है वो बढ़ चुकी है, और ये कॉमन लाइफ स्टाइल की एक रोग बन गया है। यानी ऐसा रोग बन गया है जो नॉर्मली सभी के पास में होता जा रहा है। अब आप यहां पे बात कर रहे हैं कि सर जो गुर्दे की पथरी होती है ना, उसका जो मेडिकल टर्म है, चिकित्सकीय शब्द है, वो इनमें से कौन सा है? जब हम यहां पे बात करेंगे कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर मेडिकल टर्म लिखता है, और मेडिकल टर्म लिखेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि यार ये किसका है, तो हमें वो मेडिकल टर्म भी पता होने चाहिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो गुर्दे की पथरी, जो कि किडनी की स्टोन के बारे में बताता है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सेकंड का आंसर दिया है अलोन गर्ल ने, आर्टिकल नंबर 66, बिल्कुल सही दिया है अलोन गर्ल ने। आर्टिकल नंबर 66 है, उर्वाचक जो उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचक मंडल से संबंधित है। स्माइल गर्ल का आंसर बी आ चुका है, दिव्या का आंसर ए है, ऋतु कुमारी बी बता रही हैं, और यहाँ पे दिव्या का आंसर अब चेंज होके बी हो चुका है। बाकी के लोग भी आंसर देने की कोशिश करो, क्या हो सकता है बेटा? किडनी की स्टोन नॉर्मली हो जाती है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हमारे पास में सर किडनी होती है ना, किडनी की जो स्टडी होती है, क्या होता है? किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्योंकि किडनी किससे बनी होती है? किडनी नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। तो किडनी की स्टडी को क्या कहेंगे सर? नेफ्रोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी कहेंगे। और अब अगर मैं नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, तो नेफ्रॉन से रिलेटेड इसमें टर्म कौन सा दिया है? एक आपका दिया है नेफ्रो की बात कर रहा है, यानी पहले टर्म की बात कर रहे हैं, लिथियसिस की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे केवल नेफ्रो की बात कर रहे हैं, और यही वर्ड आपका किडनी की स्टडी में यूज हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो बेटा बी वाले गलत हो जाएंगे, अलोन गर्ल गलत है, दिव्या का आंसर जो पहले बी था लेकिन अब गलत, अब जो है ए दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी की स्टडी क्या है? ये आपकी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। किडनी की स्टोन जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? नेफ्रोलिथियसिस कहलाएगी। लिथियसिस का मतलब क्या होता है? स्टोन का फॉर्मेशन। यहां पे जो लिथियसिस वर्ड जुड़ा है ना, इस लिथियसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? आपकी किडनी में जो स्टोन हो रही है, यानी स्टोन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी बात की जाइए। तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं साइटोलिथियसिस क्या है सर? तो साइटोलिथियसिस आपके यूरिनरी ब्लेडर में अगर स्टोन हो जाए, यानी जहां पे यूरिन जमा हो जाता है, अगर उस जगह स्टोन हो जाए तो उसे कहा जाएगा साइटोलिथियसिस। ठीक है,
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कोलेलिथिएसिस क्या होता है, तो कोलेलिथिएसिस की अगर बात की जाएगी तो आपके पास में गॉल ब्लैडर होता है, तो स्टोन गॉल ब्लैडर में भी होती है, लेकिन गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। और ऐसे टर्म के लिए, यानी इसके टर्म के लिए यूज करेंगे तो उसे कोलेलिथिएसिस कहते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है कि किडनी की जो स्टोन है ना, या जो स्टोन है वो माइक्रो है, छोटी है, तो उसे कहेंगे हम माइक्रोलिथिएसिस। समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल ए होगा, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। अभी मिश्रा का आंसर ए आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम थर्ड पे। आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सर दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है, और अगर मैं ये कह दूं कि इसे बनाने वाला ना इंडियन ओरिजिन कोई व्यक्ति है, जो कि इंडिया से संबंध रखता है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के वंश का है, तो इनमें से ऐसा कौन है और ये इसने किसका निर्माण किया था? जल्दी से बताइएगा। और उसका नाम है जावेद करीम, यानी इंडियन ओरिजिन व्यक्ति है जावेद करीम। इसने एक एप्लीकेशन का निर्माण किया जो दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और यहां पे आंसर नहीं आया है, डिलीट चल रहे हैं, ठीक है, डिलीट विलीट हो जाते हैं, आंसर सही देने की कोशिश करो। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जान का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बाकी के लोग भी आंसर देने की कोशिश करो भाई। और आप यहां पे अगर मैं ये बात कहूं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म वो है जिस पर आप मेरी क्लासेस देख पा रहे हो, जिस पर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो, और यहां पे मैं कह रहा हूं इस पर जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वास्तव में अच्छी तैयारी करो, तो हमारा वो कौन सा है भाई? यूट्यूब है। यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म। इंडियन ओरिजिन व्यक्ति कौन? जावेद करीम। क्या यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए कि 2005 में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 2005 में बनाया जाता है। आप यहां पे बताएंगे कि यूट्यूब को बनाने वाले में जावेद करीम के अलावा भी और कोई था? हाँ जी हाँ, यहां पे आंसर हो जाएगा चैड हरले था। एक व्यक्ति आपका चैड हरले था और दूसरे का नाम था स्टीवन। इन तीन व्यक्तियों के द्वारा यहां पे YouTube बनाया जाता है। तो सर हम तो गूगल पे देखते हैं, YouTube गूगल ने ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल ने इसको बनाया नहीं था, गूगल ने इसको खरीदा था। तो आप कहेंगे गूगल ने इसे खरीदा, तो खरीदेगा कब? तो इसके 1 साल बाद इसने इसको खरीद लिया था, यानी बनने के 1 साल बाद इसने खरीद लिया था 2006 में। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक वीडियो लगा हुआ है, ये वीडियो तो नहीं, इमेज लगी हुई है। यहां पे जो बर्ड है मी एट द जू, ये पहला आपका वीडियो है जो YouTube पर अपलोड किया गया था। मी एट द जू, यानी जावेद करीम जू के पास जाते हैं, वहां वीडियो शूट करते हैं और उसे YouTube पे अपलोड करते हैं। तो दुनिया का पहला वीडियो जो YouTube पर अपलोड किया गया था वो ये वाला वीडियो था। इसी वजह से आपका आंसर ये हो जाएगा। चला, क्लास अटक रही है मेरी, तो बेटा क्लास हमारे यहाँ से तो नहीं अटक रही है, हमारे यहाँ पे नेट सही चल रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग अपना कहते हैं ना यूट्यूब वहां पे एयरप्लेन मोड जो होता है उस पर जाके एक बार चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पे। बेटा ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भाषा यानी लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों को छोड़ देते हैं। जब आपसे पूछा जाता है मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है, पहले तो आपके माइंड में आएगा कि मुंडा भाषा सर हमारे यहाँ बोली जाती है कि नहीं बोली जाती। तो भाई मुंडा भाषा ना, मुंडा भाषा का यहाँ पे मतलब है कि एक प्रकार से मुंडा का नाम का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को इनमें से किसी एक के द्वारा बोला जाता है। कोई एक ऐसा होगा जिसे बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, अलोन ने बता दिया है। ठीक है, दिव्या का आंसर है चौथे का सी। चलिए चेक करते हैं सी होगा कि नहीं होगा। बेटा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसे इंडो आर्यन कहा जाता है, और भारत में, नॉर्थ भारत में कहां बोला जाता है? यहाँ ये नॉर्थ भारत में बोली जाती है। अब नॉर्थ में आप देखेंगे सर हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी भी इसका पार्ट है। सर बंगाली भी बोली जाती है जो कि आपकी बंगाल में बोली जाती है, तो वो भी इसका पार्ट हो गया। सर मराठी भी बोली जाती है, हाँ जी, इसके इंडो आर्यन में बोली जाती है। लेकिन एक ग्रुप जिसे द्रविडियन बोला जाता है, तो द्रविडियन आप जानते हैं साउथ इंडिया के लिए यूज किया जाने वाला एक टर्म है, जिसमें आप तमिल को पढ़ेंगे, जिसमें आप तेलुगु बोलते हैं, जिसमें आप यहाँ पे तेलुगु के अलावा यहाँ पे आप कन्नड़ बात करते हैं, मलयालम। इसके अलावा आपसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास और भी ग्रुप थे, जैसे आपका साइनो तिब्बतन की बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? साइनो तिब्बतन की बात हो रही है। साइनो तिब्बतन का मतलब है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं, कहां चले जाएं? नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वहां की भाषा का विकास आपका किस आधार पे होता है? साइनो तिब्बतन के आधार पे होता है। यानी यहां पे कौन सी बोली जाती है? मणिपुरी। यहां कौन सी बोली जाती है भाई? यहां बोडो बोली जाती है। इसी प्रकार से आपका लास्ट बचता है जिसे आपको कह रहे हैं यहां पे ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या कह रहे हैं इसे? ऑस्ट्रो एशियाटिक। जब आप इसकी बात करेंगे तो बेटा आप यहां पे एक बात नोट करेंगे कि जब हम यहां पे झारखंड की बात करते हैं, जब हम यहां पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जब हम यहां पे उड़ीसा की बात करते हैं, जब हम मेघालय की बात करते हैं, तो उसमें बोले जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ये आपकी मुंडा के नाम से जानी जाती है। और इसका ग्रुप में कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आप कहेंगे सर संथाली आती है, इसमें सर मैथिली आती है। तो ये आपके किसके पार्ट हैं? ये आपके मुंडा के पार्ट कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संथाली को मुंडा ग्रुप में, यानी मुंडा ग्रुप की एक भाषा जिसे संथाली कहते हैं, उसको भी शामिल किया गया है। बताओ इसका आंसर किसने दिया है? 4 का आंसर दिया है स्माइल गर्ल ने। अभी मिश्रा का भी ए आंसर है, स्माइल गर्ल का आंसर है। सैड बॉय राधे राधे भाई, स्माइल गर्ल का आंसर, सभी का आंसर आ चुका है। दिव्या ने सी आंसर बताया था जो कि आपका यहाँ पे गलत है। साइनो तिब्बतियन जो है वो मणिपुरी, बोडो और नागा भाषा के लिए है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बोली जाती है, ना कि यहां पे मुंडा भाषा से संबंधित है। तो मुंडा भाषा आप याद रखिएगा, जो हमारा झारखंड है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है, जो हमारा उड़ीसा का एरिया है, जो हमारा मेघालय की खासी हिल्स है, यहां बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है? अलोन अलोन नहीं है, उनके साथ सुग्गा है। ठीक है भैया, अकेले नहीं है, उनका उनके पास में जो तोता है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको पता है कि हमें स्कूल जाना होता है, ठीक है, हम चले तो जाते हैं, क्या वो हमारा हक है या पेरेंट कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी पेरेंट की जिम्मेदारी है? तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर हमारा तो मन करता नहीं है, लेकिन ठीक है ये पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे के पास में शिक्षा पहुंचे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में ना एजुकेशन सिस्टम तो था, और एजुकेशन की बात हमारे पास में डीपीएसपी में की जाती थी, जिसे कहा जाता था राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या बोला जाता था? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें आर्टिकल नंबर 45 हमें क्या करता है? एजुकेशन की बात करता है। लेकिन डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, आप इसे कोर्ट में यहां पे केस नहीं कर सकते, आप इसे कोर्ट में याचिका नहीं डाल सकते। फिर क्या होता है? फिर आता है हमारा 2009 का टाइम, और 2009 के टाइम में क्या होता है? लेकिन इससे पहले क्या होता है? हमारा टाइम आता है 2002 का, और 2002 में हम कर देते हैं संशोधन, हम कर देते हैं अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को क्या मिले? एक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल जाए। तो इसी वजह से 2009 में एक एक्ट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है आरटीई एक्ट। ठीक है? और ये आरटीई एक्ट लागू कब होता है? 2010 में होता है, और 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट लागू हो जाता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों को अधिकार मिलेगा। कौन सा अधिकार मिलेगा? वो बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। क्या हमें उसके लिए फीस देनी पड़ेगी? तो भाई इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, 86वें संशोधन के तहत दिया गया, आर्टिकल नंबर 21A के तहत दिया गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही हो जाएगा। आंसर किसने दिया है? दिव्या का आंसर आर्टिकल बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 21A है, फंडामेंटल राइट होगा। इसका मतलब फंडामेंटल राइट है हमारा क्या? कि हमें पढ़ना है, हमें निःशुल्क शिक्षा चाहिए, हमें अनिवार्य शिक्षा चाहिए, तो हमें राइट टू एजुकेशन चाहिए। और ये 2009 में आया था, जिसके बाद में आप यहां पे देख पा रहे हैं सभी बच्चों को यहां पे अधिकार मिला था। ओके, हाँ 45 में 3 वर्ष के बच्चों का है वो। कि आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान के साथ में हमने भी कई बार कोशिश की है कि भाई हमारे थोड़े से रिश्तों में शांति की उम्मीद जगाई जाए।
और ऐसी ही शांति की उम्मीद के लिए हमने यहाँ पे क्या है एक बस सेवा चलाई थी, यानी बस सर्विस दी थी। लेकिन कहते ना कि वो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। शांति की बात करने वाला, शांति की बात करने वाला एक देश जो कि वास्तव में शांति चाहता ही नहीं है, आतंकवाद में घिरा हुआ है, जहां पे आतंकवादी ट्रेन होते हैं और भारत में आके हमला करने की कोशिश करते हैं और भारत फिर उसके लिए जवाब देता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? लेकिन ऐसा होता है। आप यहां पे देख पा रहे होगे कि हमने एक बार कोशिश की थी, एक बस चलाई थी जिसका नाम था यहां पर सिंबल ऑफ पीस। इस बस को क्या नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था सदा ए शांति या फिर सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता था। ये जो थी वो सिंबल थी किसका? पीस का, यानी शांति का प्रतीक थी। और शांति का प्रतीक थी तो इसे चलाया कब गया था? तो मैं कहूंगा कि एक बार कोशिश की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश करते हुए एक बार चले जाते हैं वो लाहौर, और लाहौर जाने के बाद वो क्या कर देते हैं, यानी नवाज शरीफ के द्वारा लाहौर घोषणा कर दी जाती है, लाहौर डिक्लेरेशन किया जाता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग शांति चाहेंगे। और शांति की उम्मीद में एक बस चलाई जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दिल्ली लाहौर बस सेवा या फिर सिंबल ऑफ पीस बस सर्विस। ठीक है, तो ये कब चलाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी में 1999 अटल की सरकार में। बिल्कुल रोहित तिवारी, सदा ए सरहद। दिव्या का आंसर स्माइल गर्ल कह रही है वेल डियर दीदी एंड भैया नमस्ते। भैया दीदी और भैया को नमस्ते कर दिया गया है, स्माइल गर्ल का नमस्ते। प्रांशु पाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं ये कहूं कि क्या ये अभी भी चल रही है, तो आप कहेंगे कि अब ये जो है ये 2001 में थोड़ा सा डगमगाई थी। यानी 2001 में होता है हमारे यहाँ पे हमला, और कहाँ पे होता है? संसद में होता है। और 2001 में संसद हमला होने के बाद में इसे कुछ टाइम के लिए ना बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद पाकिस्तान बाज नहीं आया, और 2019 में हमारे पास में ये क्या कर देता है? पुलवामा हमला कर देता है, जिसके बाद बनती है मोदी सरकार। और मोदी सरकार इसमें क्या कर देती है? यहाँ पे इसको बिल्कुल ही कैंसिल कर देती है, यानी इसको, इस वाले सर्विस को सस्पेंड ही कर देती है। तो अब ये बिल्कुल भी यूज में नहीं है। अब ये बिल्कुल भी आप देखते हैं कि ऐसी कोई सर्विस हमारे पास में अवेलेबल नहीं है जो पाकिस्तान के साथ में एक बस के साथ में हम वहां पर पहुंचते हो। ठीक है, हाँ 1999 में कारगिल भी हुआ था। हाँ जी बिल्कुल हुआ था कारगिल, लेकिन कारगिल हुआ था, कारगिल भी हुआ। इसके बाद आप देखते हैं वाजपेयी भी यहाँ पे कोशिश की थी कि ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परमाणु संबद्ध देश बन चुके थे और हम चाहते थे कि अब पाकिस्तान जो है वो हमारे तरीके से चले। हम चाहते थे कि पाकिस्तान अब थोड़ा सा शांति के तरीके से चले। लेकिन कहते ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, और वो हमेशा टेढ़ी रहेगी, वो सीधी नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए लोअर कोर्ट है, अब लोअर कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जाके फैसला दे देता है, यानी वो चाहता ही नहीं है, मतलब वो उसका जो निर्णय है वो निर्णय ऐसा होता है कि उसकी लिमिट नहीं है, उस लिमिट को क्रॉस करके वो डिसीजन दे देता है। तो ऐसा कौन है उसे रोकेगा? तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोकेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो बेटा उसे रिट लगानी पड़ेगी। और रिट लगाएगा तो कौन सी रिट लगाएगा? तो यही 4 ऑप्शन में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालत या न्याय अधिकरण को किस प्रकार की याचिका जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्र अधिकार के बल ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। यानी अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर जाए, अपनी लिमिट को क्रॉस करने के बाद डिसीजन दे जाए, वो बाहर जाके, सीमा से बाहर जाके फैसला कर दे, और उसे रोकने के लिए फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिट लगाता है, यानी याचिका जारी करता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या किया जाता है? फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे उसके कोर्ट को रोका जाता है, उसके कहा जाता है कि बेटा लिमिट में रहो, आपकी लिमिट नहीं है, स्टे लिमिट, स्टे विद इन योर लिमिट, ये बात कही जाती है। कौन सी ऐसी है? तो आपका आंसर क्या है भैया जी? परमादेश बता है, दिव्या का साइलेंस लर्नर बता रहे हैं प्रोहिबिशन, और जान का आंसर भाभी है, और साइलेंस लर्नर का निषेध है। अभी मिश्रा का आंसर बी है। और यहाँ पे चलिए चेक करते हैं आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे मैंडेमस की बात करता हूं, अगर आपने मेरी 2 क्लास पहले देखी होंगी तो मैंडेमस की बात मैंने वहां की है जहां पे गवर्नमेंट जो होती है और जो गवर्नमेंट ड्यूटी करने वाले होते हैं उनको यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसका मतलब यह सर कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
दूसरा है आपका प्रोहिबिशन यानी निषेध की बात करता है। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने में काम करता है, या फिर जो आपने बताया कि यहां पे हम उससे कहते हैं स्टे विद इन योर लिमिट, ये आपका प्रोहिबिशन कहलाता है। जब हम यहां पे बात करते हैं उत्प्रेषण की, तो ये क्या है, हाई कोर्ट जो है वो अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल जाए तो ऐसी स्थिति में यहां पे पहले से दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। तो आप यहां पे कौन सा बताएंगे, तो सर यहां पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जल्दी से बताइए। भाभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं था बेटा, जब आंसर आया था मुझे लगा कि आंसर दिया है, मैं तो उसी वजह से बोल गया था। ठीक है, तो या तो यहां पे डी होगा या बी होगा बेटा। यहां पे आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी निषेध होगा। जहां पर हम यहां पे क्या कह रहे हैं, आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम आपको यहां पे क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, हम यहां पे आपको प्रोहिबिशन कर सकते हैं। जब हायर कोर्ट स्टॉप कर सकता है किसको, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, जहां पे उसे वो कह सकता है कि तुम अपनी लिमिट में रहा करो, तुम अपनी हद में रहा करो, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी हदों को समझने की जरूरत है। और ये आपकी कौन सी रिट है, वो है प्रोहिबिशन की है, यानी निषेध की है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, आपको पता है इनकम टैक्स लगता है, सब पे लगता होगा, किस पे लगता है? अगर मैं ये कहूं कि चलो इंडियन है तो इंडियन पे लग गया, लेकिन कोई इंडियन सिटीजन है और वो जॉब करता है यूएसए में, तो क्या इंडिया उस पर भी इनकम टैक्स लगा देगा? अगर लगा देगा तो फिर इस पे मतलब किस जरिए लगा सकता है, और नहीं लगा सकता तो बात ही खत्म होगी। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? यानी आप यहां पे टैक्स दे रहे हो तो आधार पर की जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? अमित पाल बता रहे हैं डी, स्माइल गर्ल का आंसर बी है। क्लास खत्म होने के बाद बात करना भाई, इनसे बात कर लेना, सैड बॉय से, क्लास खत्म हो जाए उस टाइम पे। और अमित पाल कह रहे हैं डी, दिव्या का आंसर, साइलेंस लर्नर का, सबका आंसर, मतलब सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई बता रहा है बी, कोई बता रहा है सी, कोई बता रहा है डी। ठीक है, मैंने कहा कि मान लीजिए भारत का नागरिक है, ये क्या कहता है कि सर मैं ना भारत का नागरिक हूं। ठीक है, आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से मतलब अगर पढ़ाई इनकम लाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी इनकम टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल पर डिपेंड करता होगा। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि इनकम टैक्स कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल पर डिपेंड करता होगा, यानी आपके आवास की स्थिति पर डिपेंड करता होगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ के निवासी भी हैं, और निवासी होने के साथ साथ आपका जो घर है वो यहां भी है, यानी निवासी तो हैं ही, आप यहां पे रेजिडेंट हैं और सामान्य निवासी हैं, इसका मतलब है कि आपका घर भी यहां पे है। तो अगर आप यहां पे ग्लोबली इनकम कर रहे हो, ग्लोबली इनकम कर रहे हो, कहीं पर जाकर कमा रहे हो, और अगर उसको भारत में भेजने का काम करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, अगर आप बाहर होते हुए भी इंडिया में पैसा भेज रहे हो, और यहाँ पर इंडिया पैसा रिसीव कर रहा है कोई भी सदस्य। तो आपका पहला पार्ट हो गया निवासी। दूसरा हो गया कि आप निवास तो करते हो, यानी आप निवासी तो यहां के ही हो, लेकिन आप जो है ना सामान्य निवास, यानी आपका घर यहां नहीं है। उस स्थिति में आप क्या कर रहे हो, उस स्थिति में आपका जो टैक्स होगा वो लिमिटेड स्कोप के साथ में होगा, यानी यहां पे टैक्स तो लगेगा लेकिन लिमिटेड लगेगा। और तीसरा आपका होता है कि आप ना एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट हो, और जब आप नॉन रेजिडेंट होते हैं तब इस स्थिति में आपको जो टैक्स होता है वो इंडिया की इनकम पर लगता है, ना कि दूसरी इनकम पर। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारा जो टैक्स है ना, वो इनकम जो है, या आपका इनकम टैक्स जो है वो इंडिया बेस्ड होना चाहिए, ना कि अदर बेस्ड होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती हैं जब हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, और किस आधार पर, रेजिडेंट के आधार पर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इंडिया का टैक्स कैलकुलेशन सिटीजनशिप पर आधारित है, तो हम कहेंगे नहीं, सिटीजनशिप पर आधारित नहीं है। ये किस पर आधारित है? ये आधारित है रेजिडेंशियल पर। तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है? पहला कहता है निर्धारित की आवासीय स्थिति। भाई यही मैं समझा रहा हूं, ये आवासीय स्थिति है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। तो बताओ कौन सा होगा? सर हम लाइक कर चुके हैं। सर को लाइक करते हैं कि क्लास को लाइक करते हैं? भाई क्लास को लाइक करना है। सर आपका चश्मा भाई हाँ बिल्कुल भाई, मेरा चश्मा बहुत मस्त है। कल फिर कहना कि सर आपके दांत बहुत मस्त हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है? आप यहाँ पे बात करते हैं, अगर सेंटर और स्टेट में पावर का झगड़ा हो जाए, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे ना कमेंट बॉक्स में भी ना पावर का झगड़ा होता है, और पावर्स के झगड़े के लिए आप यहाँ पे कहां पर जाएंगे, कहां पर ये बातें सुनी जाएंगी, ऐसा कौन है उसे सुनने वाला? तो आप कहेंगे सर या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या फिर ऐसा कोई कमीशन है जो कमीशन इस पे काम करता होगा। तो आपको यहाँ पे 4 कमीशन दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कमीशन की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? यानी सेंटर और स्टेट में पावर का जो झगड़ा चल रहा था, वो यहां पर इनमें से किसी एक ने सुनवाई की थी, और उस पर एक कमीशन बिठाया गया, और उस कमीशन ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट होने के बाद में सेंटर और स्टेट के जो झगड़े हुआ करते हैं, डिस्प्यूट हुआ करते थे, उन्हें सुलझाने का काम किया गया, और उसे वहां पे क्या किया गया? संविधान में लाने की कोशिश की। तो आंसर क्या होगा? सर तो सर आप पूरे ही अच्छे हो भाई। थैंक यू भाई अमी मिश्रा मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, मुझे तो आज पता चल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। इतना 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 क्यों फेंक रहे हो सब लोग? स्माइल गर्ल का आंसर सी है, अलोहन गर्ल का आंसर बी है, दिव्या ने आंसर दिया है सरकारिया, और यहाँ पे अमित बोल रहे, अमित का आंसर गलत हो चुका है, साइलेंस लर्नर ने बताया है। चलिए बात करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन दे रखा है कोठारी। भाई कोठारी कमीशन की अगर मैं बात करूं ना, ये 1964 में आया था, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। लेकिन इसने किस पे रिपोर्ट दी थी? तो आप कहेंगे सर कोठारी आयोग ने ना एजुकेशन पर रिपोर्ट दी थी, ना कि केंद्र और राज्य को झगड़े को सुलझाने के लिए। जब मैं यहाँ पे ए.के. माथुर की बात करता हूं, तो ए.के. माथुर ने ना, ए.के. माथुर के लिए कमेटी बनाई जाती है 2014 में, और 2014 में वन रैंक वन पेंशन की जो बात चलती है, उसके लिए कमीशन बिठाया जाता है, वो है आपका ए.के. माथुर कमीशन। तीसरा आप देखते हैं राधा कृष्णन कमीशन की बात करते हैं, तो राधा कृष्णन कमीशन आता है 1948 में। कब आता है? 1948 में आता है, और ये कहता है भाई आप ना एजुकेशन की बात पहले कर रहे हैं, हमें पहले यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से रिलेटेड आपका राधा कृष्णन आयोग है। बचा कौन सर? सरकारी आयोग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसने आपकी रिपोर्ट जो दी थी, यानी सरकारी आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो आप कहेंगे सर बनाया कब था, पहले तो ये बताओ। तो 1983 में बनाया गया, और 1988 में किसने क्या कर दिया? रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट देने के बाद में यहाँ पे रणजीत सरकारिया के द्वारा, यानी जो रणजीत सरकारिया थे वो इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होने के बाद इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दी, और जिसके बाद में केंद्र और राज्य के जो संबंध थे, केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर का निपटारा होना था, वो इसके द्वारा दिया गया था। तो कितने लोगों ने भी दिया है? हमें कोई लाइक नहीं करता भाई, साइलेंस लर्नर को भी लाइक कर दिया जाए इसी के साथ में। 1983 में सरकारी आया, सरकारी नहीं सरकारिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, प्रिंस तुम्हारे आंसर फिर भी गलत आ रहे हैं। तुम यार प्रिंस सारे आंसर गलत देते हो, सी आंसर बता रहे हो। कल भी तुम्हारे साइंस की उसकी क्लास चल रही थी, इसमें भी तुमने आंसर गलत दिए थे, और एक भी आंसर सही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता है कि सबके पास में एनर्जी होती है। कोई कहता है मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, कोई दूसरा कहता है मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, लेकिन एनर्जी मिलती कहां से है? एनर्जी बनाता कौन है? अगर इसकी बात कर दी जाए, यानी बॉडी को आपको ऊर्जा चाहिए, तो ऐसा कौन है जो हमारे अंदर पावर को जनरेट करता है, हमारे अंदर बिजली को पैदा करता है, हमारे अंदर करंट को पैदा करता है? तो ऐसा कौन है? तो यहां पे यही पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो हम यहां पे कहेंगे कि सर यहां पे हमारे पास में एक सेल है, इसे हम यहां पे एनिमल सेल के रूप में जानते हैं। जब आप यहां पे बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल का एक ऑर्गेनल तो है, लेकिन ये बिजली पैदा नहीं करता। ये क्या करता है कि आपको मान लो ना प्रोटीन मिल गया,
प्रोटीन होता है अनकवर, अनकवर यानी नंगा। अब उसे क्या करेगा, कपड़े पहनाने का काम करेगा, और कपड़े पहनाने के लिए उसकी क्या कर देगा, पैकेजिंग कर देगा। तो आपसे बोला जाए प्रोटीन की पैकेजिंग करने वाला कौन, गोल्जी का है। फिर आपका आता है ई आर, भाई प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा। तो आप यहां पे कहेंगे कि हमारे पास में सर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके होते हैं। तो इसका मतलब, तो सर कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम्स को अपने पास चिपकाकर। फिर कहता है लाइसोसोम, लाइसोसोम यहां पे क्या करता है, अब आपकी सेल के अंदर ना बहुत सारे वेस्ट मटेरियल आ गए, ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए जो आपकी सेल को नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर लाइसोसोम ना फट जाता है। ठीक है, फटना मतलब यहाँ पे लाइसोसोम के लिए बात की जा रही है, क्वेश्चन देख के कोई ऐसी बात नहीं करेगा। वेस्ट डाइजेशन की बात करते हैं या वेस्ट को खत्म करने की बात करते हैं, इसीलिए सुसाइडल बैग कहलाता है आपका लाइसोसोम। बचा कौन हमारे पास सर, माइटोकॉन्ड्रिया बचता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हम सांस लेते हैं, जो हमने सांस ली है, तो जैसे ही ऑक्सीजन फिल्टर होके किस में जाती है, हमारे ब्लड में जाती है, ये ब्लड लेके जाता है सेल के पास में उस ऑक्सीजन को, और हमारे पास में सर क्या बना होता है, ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज के साथ में मिल जाती है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 6 अणु इसके साथ मिलते हैं, मिलने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्टेज के रूप में निकालता है, कुछ मात्रा में ये जल के अणु भी निकालता है, और यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एटीपी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग वहाँ पे बैठ के देख पा रहे हो, जिसकी वजह से लोग दौड़ पाते हैं, जिसकी वजह से लोग चल पाते हैं। तो हमारे अंदर एनर्जी का पावर देने वाला, हमारे अंदर एनर्जी देने वाला कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए क्या आंसर है, देखता हूं कब कहां तक कौन क्या ब्लॉक करेगा। भाई कौन किसको ब्लॉक कर रहा है, यहां पे ब्लॉक करने की बात ही नहीं आ रही। स्माइल गर्ल का आंसर है, अभी मिश्रा का आंसर आ चुका है और यहाँ पे अलोनगर, अच्छा फिर ठीक है। यहाँ पे इतना सर एक्सप्लेन करते हो, आदमी पागल हो जाए, मत करो इतना। तो भाई तुम ऐसा करो, दूसरी क्लास देख लो, तुम्हारे पास में बहुत सारी ऐसी क्लासेस होंगी जहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर चाहता है वो किताब खरीद ले, उसको वहाँ पे ए का, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, और इस प्रकार से 100 के आंसर मिल जाएंगे, 10 मिनट में आपकी पूरी किताब हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पढ़ने आए हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए, क्योंकि अगर कल को आपसे पूछ लिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ऑक्सीजन के अणुओं की जरूरत होती है, कल आपको पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो वेस्टेज मिलती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें कितने ऑक्सीजन, कितने हमारे अणु निकल के आते हैं, अगर आपसे पूछ लिया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप क्या कहोगे, सर इसको भी पढ़ा दो। भाई एक चीज में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाए ना, वो फायदेमंद है, कि एक चीज में आपको एक ही आंसर मिले, वो फायदेमंद है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे क्या कहता है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किससे ली गई है, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात की जा रही है। मतलब इंडिया में फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन ड्यू प्रोसेस जैसा है या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से लिया गया है। तो आप यहां से कहेंगे कि हमारे पास सर 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है ड्यू, एक क्या होती है, ड्यू होती है, जिसे कहा जाता है ड्यू प्रोसेस लॉ। एक प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सर दोनों का मतलब बता दो बेटा। दोनों का मतलब यह है कि जब आप यहां पे कहेंगे कि न्यायालय जो होता है ना, वो कानून की निष्पक्षता से जांच कर सकता है। भारत सरकार ने कोई कानून बनाया, उसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए आपके पास में क्या है, ड्यू प्रोसेस लॉ है। और ये ड्यू प्रोसेस लॉ क्या करता है, यानी लिया कहां से है सर, हमने इसे यूएसए के संविधान से ले लिया था। कहां से लिया, हमने यूएसए के संविधान से लिया, जहां पे कोर्ट जो है हर कानून की निष्पक्षता से जांच कर सकता है। दूसरा सर क्या है, दूसरा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्या है, कानून तभी मान्य होगा
जब सही प्रक्रिया से उसका पालन किया जाएगा। कानून तभी मान्य होगा जब वो लोगों के फंडामेंटल राइट को हनन नहीं करता होगा। कानून तभी मान्य होगा जब वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता होगा, और कानून तभी मान्य होगा जब जीवन की गारंटी देता होगा, यानी राइट टू लाइफ देता होगा। इसका मतलब सर ये आर्टिकल 21 से ज्यादा संबंध रखता है? बिल्कुल रखता है। सर लिया कहां से गया था? तो हम बताएंगे सर जापान के संविधान से लिया था, ऑप्शन नंबर डी से लिया था। ठीक है, एक बार इसीलिए मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं। मैं अब क्लास लूंगा, आंसर नहीं दूंगा। और निशांत चलिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे बेटा सीखने आए हो और सीखने की कोशिश करो आप यहाँ पे। ठीक है, कमेंट जो हैं चलते हैं, ऐसा ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कमेंट करते ही रहते हैं, और ऐसे कमेंट करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा कहना होता है कमेंट में जुड़िए और आप कोशिश करिए क्वेश्चंस के आंसर देने की और अपने डाउट पूछने की। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं रिया दुबे। राधे राधे, रिया दुबे का स्वागत किया जाए। जितने भी साथी हैं कम से कम नमस्ते तो कर लिया करो, कोई अगर नया आता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में कुछ बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी है, और कुछ बॉडी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ही नहीं थी लेकिन हमें बनानी। अब आप यहां पे कहेंगे कि सर कुछ तो ऐसा है जो संविधान में लिखा है। सर जिसके बारे में संविधान में लिखा है इसका मतलब क्या है? वो सर संवैधानिक दर्जे वाला निकाय होगा, यानी उसे क्या दिया गया होगा? संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, तो संवैधानिक निकाय कहेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। सर अगर वो संविधान में लिखा नहीं है तब क्या करेंगे? तो बेटा संविधान में अगर नहीं लिखा है तो क्या करते हैं? तो आप यहां पे सरकार क्या करेगी? उस पे सरकार यहां पे कोई ना कोई एक्ट पास करेगी, और कोई ना कोई एक्ट पास करने के बाद यहां उसको बनाने की सिफारिश करेगी। ठीक है, बनाने की सिफारिश करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये गैर संवैधानिक होगा, यानी जो संविधान में नहीं लिखा वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा। इसका मतलब बिल्कुल। तो सर हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये बता दो संवैधानिक कौन सा है और गैर संवैधानिक कौन सा है। और सर हमसे तो संवैधानिक के बारे में बात की गई है, यानी जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो। आप जब यहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे, यहां पे आप केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे, तो आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था। तो इसका मतलब सर एक्ट बनाया गया था, इसका मतलब सर ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए सेंट्रल विजिलेंस एक्ट बनाया गया, तब ये लेके आए गए। बिल्कुल, ये भी क्या होगा? ये भी आपका गैर संवैधानिक होगा। बचा हमारे पास में भारत का निर्वाचन आयोग। जब हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो यहां पर संविधान बनाने के टाइम पे ही बता दिया था कि हमें यहां पे चुनाव कराने हैं, हमें यहां पे चुनाव के साथ साथ ऐसी संस्था भी चाहिए जो चुनाव को हैंडल करेगी, स्वतंत्र रूप से रहेगी, और वो कौन था? ऑप्शन नंबर बी था, यानी ये संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग आपका 2015 में बनाया गया था, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये भी आपका गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? थिंक टैंक है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बी, आंसर दिया है जान ने। और यहां पे आर्टिकल आ चुका है, अलोन गर्ल कॉपी पेज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रांशुपाल ने भी आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्या कहता है? आपको पता है कि आप अगर कोर्ट में जाते हैं आपको क्या चाहिए होता है? वकील चाहिए होता है। अब मान लीजिए आपने कर दिया सरकार के खिलाफ केस, तो ऐसी स्थिति में सरकार का वकील कौन होगा? सरकार के लिए यहां पे कानून का एडवाइजर कौन होगा? लीगल एडवाइजर कौन होगा? और वो केस अगर हमने राज्य की सरकार पे किया है, स्टेट गवर्नमेंट पे किया है, तब कौन लीगल एडवाइजर होगा, तब कौन उसका वकील होगा? ये बात आपके सामने लिखी हुई है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? ये महाअधिवक्ता क्या कहलाता है? एडवोकेट जनरल कहलाता है। यानी यानी इसका मतलब है कि सर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट पे अगर किसी ने केस कर दिया, या सरकार वहां पे सरकार वहां पे केस लड़ती है, तो उसके लिए यहां पे क्या है? यहां पे हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया है कि सरकार का केस लड़ने वाला कौन होगा? तो सरकार का केस लड़ने वाला होगा एडवोकेट जनरल। और इस एडवोकेट जनरल के लिए
आर्टिकल नंबर कौन सा दिया गया है? आर्टिकल नंबर 165 दिया गया है। और ये कहां जाके लड़ेगा सर? ये हाई कोर्ट में जाके लड़ेगा। हाई कोर्ट में लीगल एडवाइजर के रूप में ये काम करेगा। कौन करेगा? एडवोकेट जनरल। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 165। लेकिन सर एक चीज और है, हमारे पास में मान लीजिए भारत सरकार की बात की जाए तो जब आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहे हैं, मान लीजिए हमने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया तो भारत सरकार के लिए एक लीगल एडवाइजर के रूप में काम करने वाला कौन होगा? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए करने वाला एडवोकेट जनरल है, यही काम करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। इसके लिए ना अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। तो भारत सरकार का वकील कौन कहलाता है? वो कहलाता है अटॉर्नी जनरल। और ये अटॉर्नी जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो इसका लिए आर्टिकल हमारे पास में अगर है कोई तो वो 76 है। तो ये लीगल एडवाइजर कहलाता है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इनको असिस्टेंट रूप में मिलता है सॉलिसिटर जनरल। इनके लिए असिस्टेंट के लिए में सॉलिसिटर जनरल कहलाता है, जिसका आर्टिकल हमारे पास नहीं है, यानी वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी वजह से उसका आर्टिकल नहीं है। आया समझ? हाई कोर्ट, हाँ जी बिल्कुल प्रांशुपाल रुबे दुबे, हाँ है बिल्कुल। क्या कह रहे हो यार? हाँ जी। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम में? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होने वाला है कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रेजेंट टाइम में कौन काम कर रहा है? पढ़ो चुपचाप सारे, फिर बनोगे तो बुला दे जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लो अब आते हैं हम हिस्ट्री पे। थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, बहुत हो गया हमारे पास में पॉलिटी का। अब बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पे ना अलबुकर्क आया था और इस अलबुकर्क ने ना गोवा पे कब्जा कर लिया था। लेकिन गोवा पे कब्जा करने के लिए ना इसे किसी ना किसी को तो हराना पड़ेगा। तो ऐसा कौन है इसमें से जिसको इस अलबुकर्क ने हराया था? आप कह रहे हो कि सर पहले तो वह ये बात सही है कि इसने हराया होगा, लेकिन अलबुकर्क कौन था, ये कहां से आया था? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले आने वाले लोग तो कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे पहले आया था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा के बाद में यहाँ पे क्या होता है? 1510 का टाइम आता, 1507 का टाइम आता है। उस टाइम पे हमारे पास में ना एक अलबुकर्क नाम से जो है ये बनता है। कौन? ये हमारे यहाँ पे पुर्तगाली वायसराय बनता है। ये पहला था नहीं, हम यहाँ पे बता रहे हैं ये दूसरा था, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पे बना था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आई गई थी। पर फिर उसके बाद बनता है अलबुकर्क। और ये अलबुकर्क क्या करता है ना, इसे समझ में आ गया था कि भारत में ना अगर रहना है तो आपको ना हराना पड़ेगा, आपको ना शासन करना पड़ेगा। तो ऐसा करता है ये 1510 के टाइम पे, 1510 के टाइम पे हरा देता है बीजापुर के सुल्तान को। क्या करता है? बीजापुर के सुल्तान को हरा देता है। और जब ये बीजापुर के सुल्तान को हरा देता है और इसी के अंदर आता है गोवा, और गोवा में ये क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है, गोवा को कब्जा कर लेता है। तो सबसे पहला आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले अगर गोवा में सबसे पहले अगर पुर्तगाली आए थे तो सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? जल्दी से बताइएगा कि सबसे पहले अगर पुर्तगाली आए थे भारत में तो सबसे बाद में जाने वाला सबसे बाद में जाने वाला यूरोपियन कौन था? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति लाई गई थी। हमारा मन जो आंसर ने क्या भाई, किनका क्या मन है, कैसी बातें चल रही है यहाँ पे? भाई अगर ऐसी बात है ना, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आए थे आपके जीव जंतु। ठीक है, कोई इंसान नहीं आया था। अगर आप इस तरीके से कह रहे हो कि पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, तो इन जीव जंतु आए थे और ये जीव जंतु से ही तुम बन गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 14 का मैंने बताया कि सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। और क्योंकि हमने 1961 में गोवा को छीना था इनसे। किससे छीना था? 1961 में गोवा को
भारत ने अपने में शामिल कर लिया था। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर 1510 से लेके 1961 तक पुर्तगाली रहे हमारे यहाँ पे, बिल्कुल रहे, क्योंकि अंग्रेज भले ही आपने 1947 में भगा दिए थे, लेकिन पुर्तगाली को भगाने के लिए आपको 1961 तक रुकना पड़ा था। हम 1961 से पूरी तरह से आजाद हो पाए थे। हम 1510 से लेके 1961 की बात करेंगे तो 450 साल का शासन अगर रहा है तो किसी का रहा है तो वो पुर्तगालियों का रहा है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भाई अंग्रेजों की भी बात कर लेते हैं, सर इतनी बात की है तो अंग्रेजों की भी बात कर लेते हैं। अंग्रेज हमारे यहाँ आ चुके हैं, अब अंग्रेज आ चुके हैं हमारे यहाँ शासन भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हमें ना विद्रोह करना पड़ेगा। और विद्रोह क्यों करना पड़ेगा सर, किसी को भगाने के लिए कहीं ना कहीं विद्रोह होता है, कहीं ना कहीं आंदोलन किए जाते हैं, तब जाके सामने वाले को लगता है कि ये हमारे खिलाफ जा चुके हैं और हमारे खिलाफ जाने के बाद सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हमारा टाइम आ चुका है। फिर इसका मतलब ये आता है कि अपना टाइम आएगा और भारत का टाइम आ जाता है और 1947 में भारत पूरी तरह से आजाद हो जाता है। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जान का आंसर ए है, अमित पाल का आंसर ए है, दिव्या कह रही है मनु। मनु इसमें कहां है, कौन सा आंसर है ये मनु? स्माइल गर्ल का आंसर है रानी लक्ष्मीबाई और अमित पाल कह रहे हैं बेगम हजरत महल लखनऊ। रिया दुबे का आंसर ए है। अब आंसर देखते हैं, चलिए देखो आपको पता है कि जब 1857 का टाइम था तो विद्रोह हुआ था, लेकिन इसकी पहली चिंगारी जो लगी थी ना वो बैरकपुर से लगी थी। कहां से लगी थी, बैरकपुर से लगी थी। और बैरकपुर में कौन था, तो इसकी पहली चिंगारी लगाने वाले कौन व्यक्ति थे, मंगल पांडे थे। अब होता क्या है, यहाँ पे आग जो है वो धीरे धीरे फैलती है और धीरे धीरे फैलने के बाद लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने का मतलब है अब यहाँ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जिले में अपने अपने एरिया में क्या करते हैं, एक विद्रोह करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे झांसी के विद्रोह की बात करेंगे तो झांसी का विद्रोह जो किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे सर कानपुर में हुआ था। तो कानपुर में किसने किया था, कानपुर में नाना साहेब ने किया था। तो नाना साहेब के द्वारा विद्रोह किया था। नाना साहेब के द्वारा आंदोलन को यहाँ पे एक तरीके से लीडरशिप में लेके गए थे। जब मैं यहाँ पे ग्वालियर की बात करूंगा तो ग्वालियर में किसने किया था, तो ग्वालियर में यहाँ पे लीडरशिप तात्या टोपे के पास थी। ठीक है, ये विद्रोह किसने किया था, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। हाँ, जब हम यहाँ पे दिल्ली यानी दिल्ली की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उस टाइम पे मुगल काल भी था, तो बहादुर शाह जफर के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, ये लीड किया गया था। और भी लोग हैं तो आप कहेंगे सर अवध की तरफ जाएंगे यानी लखनऊ की तरफ जाएंगे तो अवध में आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ जहाँ जिसे अवध के नाम से जाना जाता था, तो अवध में यहाँ पे आंदोलन को यहाँ पे आग डाली थी इन्होंने। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बिहार की बात करेंगे तो कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह किया जाता है, आंदोलन को लीड किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 1857 का जो संग्राम चला था वो एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम बन चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दबा दिया था। और बाद में यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म हो जाता है। लेकिन सर हम तो 1947 में आजाद हुए। भाई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और ये ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन को। तो 1858 से ब्रिटिश क्राउन हमारे यहाँ पे शासन करता है और 1947 तक शासन करता है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है 16। बताइए आंसर किसने दिया है, तुम सब अपनी अपनी बहस में लगे रह जाओगे और कहते ना कि बाजी हमेशा हर तीसरा लेके चले जाता है। और वो तीसरा क्या है, मतलब जॉब कोई तीसरा लेके चला जाएगा और आप यहाँ पे लड़ते ही रह जाओगे, झगड़ते ही रह जाओगे और यहाँ पे फिर कहोगे कि अब हमारे साथ में ना ऐसा हुआ है कि अब आगे हम कुछ कर नहीं सकते, अब हमें सर प्राइवेट भी नहीं मिल रही है, हमने गवर्नमेंट की तैयारी कभी कर नहीं पाए थे, हम तो यहाँ पे बस लड़ते रह गए, झगड़ते रह गए। तो भाई तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारे पास में ना ओजोन परत है। जैसे आप ना सनस्क्रीन लगाते हो, आप सनस्क्रीन लगाते हो, क्यों लगाते हो, कि हमारी धूप से सुरक्षा हो पाए, इस वजह से सनस्क्रीन लगाते हैं। लेकिन पृथ्वी भी सनस्क्रीन की तरह एक चीज का यूज करती है। अगर आपसे मैं बोलूं कि पृथ्वी भी एक चीज जो ऐसी है, जो एक लेयर है जिसे सनस्क्रीन की तरह वो लगाती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तब आप कहेंगे सर ओजोन लेयर है जो हमारी पृथ्वी के लिए एक प्रकार से सनस्क्रीन का काम करती है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करती है, जो कि यूवी रेज को आने से रोकती है। किसको रोकती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को आने से रोकती है। सर अगर आ जाती तो क्या फायदा हो जाता हमारा,
हमारा क्या घाटा हो जाता भाई, ये घाटा हो जाता कि अल्ट्रा वायलेट रे जो है आपकी बॉडी पे जैसे ही पड़ेगी तो आपको स्किन कैंसर का आपके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे उस जगह पे। तो होता क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओजोन लेयर को बचाने के लिए कन्वेंशन करते हैं। क्या करते हैं, कन्वेंशन करते हैं। और वो कन्वेंशन कब करते हैं सर, 1985 में करते हैं। और 1985 में एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन, यानी वियना संधि, और ये 1988 में लागू होती है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसी गैसेस को ना लें जिससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचे। ठीक है, 16 सितंबर, बिल्कुल दिव्या ने आंसर दिया है कि 16 सितंबर जो है ना सर, वो किस रूप में मनाया जाता है, तो उसे ओजोन डे में के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। आप यहां पे कहेंगे सर ओजोन डे, ओजोन जो लेयर है ना ये कहां मिलेगी, हमने तो पृथ्वी की 5 लेयर पढ़ी है। हमने यहाँ पे क्षोभ मंडल पढ़ा है, हमने समताप मंडल पढ़ा है, हमने मध्य मंडल पढ़ा है, हमने बहिर्मंडल पढ़ा है, तो इस प्रकार आयन मंडल पढ़ा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सर ओजोन लेयर कहाँ पे, हमने तो कहीं पे भी ओजोन लेयर नहीं दिखाई दे रही। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर जो है ना वो समताप मंडल में एक लेयर बनाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर बनाती है जो कि आपकी ओजोन की लेयर है, जो ओजोन से सुरक्षा करने के लिए बनाई गई। ठीक है, अरे प्रोटोकॉल चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जब आप यहां पे देखेंगे ना ग्लोबल ट्रेड, आपको ना व्यापार करना है, मान लीजिए भारत को व्यापार करना है। अब भारत व्यापार करना चाहता है लेकिन अमेरिका क्या है, उस पर टैक्स ज्यादा लगा देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या है, हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग WTO जा सकते हैं। क्योंकि WTO के तहत यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट होता है, WTO के तहत ट्रेड रूल्स बनाए जाते हैं कि आप अगर ग्लोबली ट्रेड करना चाहते हैं, ग्लोबली व्यापार करना चाहते हैं तो आप उस रूल्स के तहत काम करेंगे। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, और वो फ्रेमवर्क जो है वो आप देखते हैं WTO। सर क्या WTO हमारा बना कब था, सर कहेंगे सर 1995 का टाइम था। और हम यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को कंटिन्यू रखना चाहते थे, रूल्स बनाना चाहते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि सर 1995 से पहले WTO नहीं था, तब क्या करते थे, व्यापार तो पहले भी चलते थे। तो फिर हम तब क्या करते थे, तब भाई WTO की जगह पे एक चीज काम करती थी जिसे कहा जाता है GATT। क्या कहा जाता है, GATT कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता है। ये रूल बनाता था उससे पहले, और ये कब बनाता था, तो आप कहेंगे सर 1947 से लेके 1995 तक इसने काम किया। इसके बाद इसी को बदल दिया गया WTO में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको बदल दिया गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ 1948 का भैया, 1947 मैं जो बता रहा हूं ना इस पे ध्यान दिया करो। अगर आप 1948 कह रहे हो ना, 1947 में ना घोषणा होती है, डिक्लेरेशन होता है। और ये बनकर तैयार कब होता है, 1948 में बनकर तैयार होता है। तो दो क्वेश्चन चीजें होती हैं, दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है आपका डिक्लेयर होना, एक होता है स्टैब्लिश होना। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं डिक्लेयर और स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, पैट में आया था, बिल्कुल हाँ भाई, पैट में पेपर भी में आया था GATT। फिर कहते हो कि हमें बताते ही नहीं है भाई, तभी तो मैं कह रहा हूं हर एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते होंगे कि हम लोग ना प्रिंट कराते हैं, किससे कराते हैं सर, प्रिंटर से हम प्रिंट करा देते हैं। अब प्रिंटर से हमें ना सब फोटो निकालनी है, लेकिन प्रिंटर के अंदर ऐसा क्या है जो उसकी फोटो सेम निकाल के दे देता है, कहीं पर भी कोई भी चीज गड़बड़ नहीं करता। यानी हम यहाँ पे फोटो प्रिंट करा रहे हैं, तो ऐसा उसके अंदर क्या है प्रिंटर के अंदर, जो यहाँ पर एक प्रकार से वो उसको क्या करता है, पूरी तरीके से काम करके दे देता है। इसका मतलब क्या है, ये तो खुद कह दिया कि चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद DPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी DPI होता है। सर प्रिंटर के अंदर क्या होता है, DPI होता है। और अगर प्रिंटर के अंदर DPI है तो ये DPI की फुल फॉर्म क्या है, और आपको यहां पे दिख रहा होगा कि हमारे सामने ना सर डॉट चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या है, हमारे सामने ना डॉट डॉट चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है सर, हम यहाँ पे कहेंगे कि
अगर आपका डीपीआई हायर है तो आपका प्रिंट भी बेटर होगा, आपकी क्वालिटी भी बेटर होगी, आप जो हमारी इमेज है वो बहुत अच्छे से सामने आएगी। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं सर, क्या वो आपका डेटा पर इंच होगा, या वो डिक्रम्शन पर इंच होगा, या डिजिट्स पर इंच होगा, या फिर वो डॉट्स पर इंच होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रॉयल पंडित ने आंसर दिया ए, और अमित पाल बता रहे हैं ए, दिव्या कह रही हैं डी, जान कह रही हैं सर। सर तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है, सर ब्लैक में फायर लग रहे हैं भाई, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे थे क्या? डी आंसर होगा बेटा, डी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट्स पर इंच। यहां पर बात की जाती है डीपीआई अगर हायर है, यानी आपके यहाँ पे डीपीआई देख रहे हैं ना, अगर आप डीपीआई को थोड़ा दूरी पर रखते हैं तो क्या होता है, वो आपकी इमेज अच्छे से नहीं आती। फिर आप डीपीआई को इंक्रीज कर दें तो थोड़ी सी इमेज अच्छी सी दिखने लग जाती है, फिर डीपीआई इमेज को और अच्छा कर दिया, लेकिन हायर डीपीआई होगा तो हायर इमेज बनेगी। मैंने कहा कि डीपीआई 300 है, क्या है, प्रिंटर लेने जाते हैं तो आप कहते हैं सर डीपीआई कितना है इसका, तो 300 डीपीआई है, 300 डीपीआई का मतलब इमेज अच्छी आएगी। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया ना 600 डीपीआई है इसका, इसका मतलब है कि इमेज और अच्छी आएगी, इमेज हाई क्वालिटी की आएगी। यानी नंबर ऑफ डॉट अगर ज्यादा होंगे 1 इंच पर तो पेपर भी प्रिंट बहुत अच्छे से आएगा, पेपर का प्रिंट बहुत बेहतरीन होगा, बस नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होने चाहिए। मेरी जान एक लड़का लकड़ा है कि लड़का है भाई, थोड़ा सा तुम ही बता दोगे। पटेल साहब पाए लागू मेरा भाई, पटेल साहब भाई, इनको थोड़ा सा आशीर्वाद आशीर्वाद दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। भाई भारतीय संविधान है हमारे पास, बिल्कुल है, वह कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे साथ। सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कुछ लिखा है क्या, क्या लिखा है कि हम जो शपथ लेंगे ना, तो शपथ में हम क्या कहेंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखी होंगी। तो ऐसा ही वो लिखा हुआ है तीसरी अनुसूची में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति है, अगर न्यायाधीश हैं, वो शपथ किस रूप में लेंगे, ये सर कहाँ लिखा हुआ है, तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। और तीसरी अनुसूची में ना हमने ना क्या किया था ना, संशोधन कर दिया था। क्या कर दिया भाई, संशोधन क्यों कर दिया, कि हमने संशोधन इस वजह से किया था कि यहाँ पे जो शपथ दिलाते हैं तो हम यहाँ पे शपथ में कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो वर्ड यूज क्या कौन से करते हैं, तो आप कहेंगे ना शपथ ग्रहण के अंतर्गत जो वर्ड यूज होता है, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता, क्या बोला जाता है, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता बनाए रखूंगा। ये जो वर्ड है ना वो तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है कि आपको भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, आपको यहाँ पे अखंडता को बनाए रखना है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ये जो बातें हैं सब तीसरी अनुसूची में लिखी गई हैं। ठीक है, आंसर हाँ बिल्कुल डी आंसर बताया, ए आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसमें शपथ की बात होती है, इसमें ना शपथ से में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसकी बात की गई है। और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, सभी लोग इस वर्ड के लिए बात करते हैं। साइलेंस हो चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20। बेटा आपको पता है जहां पे लड़कियों की बात चल रही है, और सबसे पहले हमारे पास में ना एक नर्तकी मिली थी जो कि एक लड़की थी, यानी डांसिंग गर्ल की बात की थी। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक नर्तकी जो कि कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई, ये बात पूछी जा रही है कि जो हमें ना कांस्य की प्रतिमा मिली थी, कांसे की, ब्रॉन्ज की, वो लो स्टैचू मिला था डांसिंग गर्ल का, वो कहाँ से मिला था। जो चीज आप सोचो हड़प्पा सभ्यता में निकली हो, आप उससे पंगा ले रहे हो, इतने पुराने पुराने लोगों से आप पंगा लेने की कोशिश करते हो, सोच लो। सर मुझे मालूम था, अरे क्या मालूम था, शांत। बेटा एक चीज याद रखो, मैंने यहाँ पे लिखा है हड़प्पन ब्रास डांसिंग गर्ल स्टैचू, बेटा वो सभ्यता का नाम है, लेकिन हड़प्पा खुद अपने आप में एक शहर है।
जब आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो, जब आप यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हो, तो सबसे पहले ही हमारा जो खोजा गया था वो आपका हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 में। और ये अपने आप में एक शहर है, लेकिन धीरे धीरे और भी शहर मिलते रहे। तो जब आप यहाँ पे लोथल की बात करते हो, तो लोथल में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए एक डॉकयार्ड मिलता है। जब हम यहाँ पे हड़प्पा की बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सर हमें ना अनाज के भंडार मिलते हैं, यहाँ पे हमारा यहाँ पे गोडाउन मिलता है, हम यहाँ पे अनाज को भंडार करते थे, हमें सर यहाँ पे मोहरें प्राप्त होती हैं कि यहाँ पे लोग मोहरों का भी यूज करते थे। सर फिर मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, भाई मोहनजोदड़ो जो कि आपका पाकिस्तान में है, अभी जो है सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है, जिस पर आपकी एक फिल्म भी बनी थी। और आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर सर हमें कौन सी चीज मिलती है, तो हमें सर डांसिंग गर्ल ही मिलती है मोहनजोदड़ो के अंदर। और आप यहाँ पे और क्या बताएंगे, सर हमें यहाँ पे स्नानागार भी मिलता है, बाथिंग टब मिलता है, ये कहते हैं ना स्विमिंग पूल, तो हड़प्पा काल के लोगों का स्विमिंग पूल भी यहाँ पे हमें मिलता है। बाकी आप कालीबंगन की बात करते हैं, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में जुते हुए कृषि का क्षेत्र मिलता है। तो जो लोग यहाँ पे हड़प्पा बता रहे थे, वो हड़प्पा इस वजह से सही हो जाएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता में मिला था, लेकिन हड़प्पा शहर में नहीं मिला था, वो आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो जो कि आपका पाकिस्तान में है। हाँ जी बिल्कुल, रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल आपका हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, और एक और चीज मैं बता दूं कि इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी इसके बाद आपका कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी लाइव क्लास में वो कमेंट आपके गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप इन चीजों को हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है। द्विसदन की बात की जा रही है, कौन से राज्य में दो सदन का मंडल है, वो आपका जानते ही हैं कौन से होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो किस में है वो आपको आंसर देना है। तो जल्दी से आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, उस टाइम पे आप आंसर देंगे। याद रखना, हम अगर चाहते हैं कि कुछ इंप्रूव हो तो आपको भी बताना होगा कि सर हम आपसे जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। बेटा लाइव क्लास में डाउट पूछते हो वो अलग बात है, वो लाइव क्लास के लिए, लेकिन लाइव क्लास के बाद में भी आप हमसे डाउट अगर पूछते हो तो हम उसको अगली क्लास में यहाँ पे उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में उसे यहाँ पे लेकर आएंगे वीडियो में, तो उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। आप अपने डाउट पूछना चाहते हो, आप अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो, आप आंसर देना चाहते हो, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन आप लाइव क्लास में जो बात करते हो उससे बेटर है कि आप वहां पर आके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। बाकी क्या जो क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथी जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे साथी नहीं जो वास्तव में बात करना चाहते हैं, बातें ही करने आते हैं, मैं कहता हूं कि अगर जो साथी पढ़ना चाहता है, सीरियस है पढ़ाई को लेके, उसे समझना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो जानना चाहता है कि कैसा लेवल रहता है, वो ये जानना चाहता है कि कैसे यहाँ पे आंसर निकाला जाता है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही है। बाकी आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा आपके लिए बहुत सारी क्लासेस दी जा रही हैं यूपीएसआई से रिलेटेड, स्माइल गर्ल, जान और रॉयल पंडित। चलो बाकी आपको बता दूं रीजनिंग की क्लास होती है हमारे यहाँ पे। आप हमारे लिए 11:30 बजे जुड़ सकते हैं मैथ्स की क्लासेस में, आप 12:30 बजे जीके जीएस की क्लास में जुड़ सकते हैं, और शाम को 9 बजे आप यहाँ पे हिंदी की क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी आपको एक और चीज आपको नोट कर लेनी है कि ये क्लास जो है मंडे से लेके सैटरडे तक चलती है, संडे ऑफ रहता है, तो आपकी ये क्लास जो है वो संडे को नहीं चलेगी। आपको मंडे से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको ये क्लासेस रोजाना मिलती रहेंगी। आपको शाम को हिंदी की क्लास जरूर मिल जाएगी। बाकी आपको बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच जो लॉन्च किया गया था उसका नाम है चाणक्य 2.0। ये बैच आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आप यहाँ पे केवल 99 में ये बैच खरीद सकते हैं। भाई इसकी कीमत 99 है, 99 रुपए, और इस 99 रुपए में आप चाणक्य 2.0 में यूपीएसआई को फुली कवर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कराया जाएगा और इस सिलेबस के तहत आपको हर चीज समझाई जाएगी। आपके यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके नोट्स बनवाए भी जाएंगे
जाएंगे तो आप चाहते हैं कि हमें ऐसी क्लास मिले जहां पे डेली लाइव क्लास चलती हो, आप चाहते हैं कि ऐसी क्लास मिले जहां पे हमें रिकॉर्ड में भी क्लास मिले, आप चाहते हैं कि हमें बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में पढ़ाया जाए, आप चाहते हैं कि हमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, तो आप हमारे लिए चाणक्य 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं। और यहां पे एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है बाईएससी ऐप। आप बाईएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप यहां पे रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद में ठीक है, तो आपको पता है कि ये पेड कोर्सेज में मिल जाएगा। बाकी आप चाहते हैं कि हमें कुछ फ्री में मिले तो फ्री कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब की लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहाँ से हमारे साथ में डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी डिटेल मिल जाती है, आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि हमने जो कोर्स लिया वो हमें दिखाई दे, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि माई परचेज दिखता है। इस माई परचेज में जाके आपको वो ऑप्शन खुल के आ जाता है, आप वहां पर जाके कोर्सेज को देख सकते हैं जो आपने खरीद रखा है। तो खरीदा हुआ कोर्स माई परचेज में दिखेगा और खरीदना है तो पेड कोर्सेज में दिखेगा। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। तो जल्दी से आप फोन उठाइए, फोन उठाने के बाद बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करके आप यहां पे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की फीस बिल्कुल कम कर दी गई है, 99 में आपको सारे कोर्सेज यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, ग्रुप डी का हो, साइंस का हो, कोई भी कोर्स आप खरीदते हैं तो आपको 99 में मिलने वाला है और ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला। तो आप यहां पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं 99 रुपए में सारे कोर्सेज में। तो आपको अगर कोर्स पढ़ना है, आपको सिलेबस कवर करना है, आपको चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप हमारे साथ में जुड़िएगा यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और बाईएससी एप्लीकेशन पर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, आप अपने खाने पीने की बात करते रहिए, तब तक हम मिलते हैं फिर बाद में सोमवार को मंडे के टाइम पे 12:30 बजे इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।